भारतीय संविधान को समझना, ये तो मतलब कभी-कभी एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है ना? इतने सारे अनुच्छेद, इतने स्रोत, बारीकियां, कहाँ से शुरू करें? हमारे आज के नोट्स इसी चढ़ाई को आसान बनाने का वादा करते हैं, कुछ बहुत मजेदार देसी ट्रिक्स और तर्कों के साथ। बिल्कुल। और ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है जो उस दस्तावेज के पीछे थी। हमारे संविधान निर्माता किसी भी विचार को आंख बंद करके नहीं अपना रहे थे। ये नकल नहीं, बल्कि अनुकूलन की एक बेहतरीन कहानी है। अच्छा, मतलब ये कोई कॉपी पेस्ट जॉब नहीं था, बिल्कुल। बल्कि दुनिया भर के सबसे अच्छे विचारों को लेकर उन्हें भारतीय मिट्टी के लिए तैयार करना था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनका मकसद सिर्फ नियमों की एक किताब बनाना नहीं था, बल्कि एक जीवित दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट तैयार करना था जो भारत की जरूरतों को और भविष्य की कल्पना को दर्शाए। तो चलिए इस कहानी की परतों का खोलते हैं। तो इस विशाल इमारत की नींव कहाँ से शुरू हुई? हमारे स्रोतों के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसका लगभग 70% ब्लूप्रिंट तो पहले से ही मौजूद था। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वो ब्लूप्रिंट था भारत शासन अधिनियम 1935। इसे कार की चैसिस की तरह समझिए, एक बना बनाया ढांचा। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। 1947 में विभाजन, विस्थापन, उस त्रासदी के बीच देश का प्रशासन शून्य से शुरू करना नामुमकिन था। एक प्रशासनिक शून्यता आ जाती जो देश को और कमजोर कर देती। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या 1935 के एक्ट को, जो कि एक ब्रिटिश कानून था, उसे आधार बनाने की वजह से हमारे संविधान पर हमेशा के लिए एक ब्रिटिश छाप नहीं रह गई? क्या हम वाकई अपनी सोच में पूरी तरह से आजाद हो पाए? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है, और इस पर संविधान सभा में जबरदस्त बहस भी हुई थी। कुछ नेताओं को वाकई ये डर था कि हम ब्रिटिश ढांचे से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन पटेल और नेहरू जैसे व्यावहारिक नेताओं ने समझा कि उस नाजुक घड़ी में स्थिरता पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सिर्फ ढांचा लिया, आत्मा नहीं। अच्छा, तो उन्होंने इसमें से क्या लिया और क्या छोड़ा? उन्होंने वो चीजें लीं जो प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी थीं। जैसे? न्यायपालिका की संरचना, सीएजी का पद, लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का विचार, और कई दूसरे प्रशासनिक विवरण। ये वो नटबोल्ट थे जिनकी देश को तुरंत जरूरत थी। लेकिन उन्होंने इस एक्ट की आत्मा, यानी जो विवादास्पद चीजें थीं, उनको पूरी तरह खारिज कर दिया। जैसे? जैसे गवर्नर को दी गई असीमित शक्तियां या पृथक निर्वाचक मंडल जैसी चीजें, जो देश को बांटने का काम करती थीं। तो ये एक बहुत ही विवेकपूर्ण चयन था। मतलब निर्माताओं ने समझदारी दिखाते हुए पहिए को फिर से बनाने की कोशिश नहीं की। जो ढांचा काम कर रहा था उसे आधार बनाया, लेकिन गाड़ी की दिशा और मंजिल वो पूरी तरह से अपनी तय की। एकदम सही। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और दूरदर्शी कदम था। तो ब्रिटेन से हमें शासन करने की ये मशीनरी मिली, लेकिन एक अच्छी मशीन को चलाने के लिए एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ सुरक्षा नियम भी तो चाहिए होते हैं। क्या यहीं पर अमेरिका की भूमिका आती है? मुझे हमेशा से ब्रिटेन और अमेरिका के योगदान में कंफ्यूजन होता रहा है। ये कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक है, और इसे दूर करने के लिए हमारे नोट्स में हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर की एनालॉजी दी गई है, जो बहुत काम आती है। हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर, ये दिलचस्प लग रहा है। चलिए पहले हार्डवेयर यानी ब्रिटेन की बात करते हैं। इसे याद रखने का एक तरीका है, अंग्रेजों ने हम पर राज किया तो संसद और कानून उन्हीं का चलेगा। हाँ, ये ट्रिक सीधे मुद्दे पर आती है। ब्रिटेन ने हमें सरकार का ढांचा यानी हार्डवेयर दिया, वो मशीनरी जिससे देश चलता है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, और कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, जिसका सीधा मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं। और एकल नागरिकता भी, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं, जैसा अमेरिका में होता है। और कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी वहीं से आई। हाँ, ये सब शासन की प्रक्रिया और प्रणाली पर केंद्रित हैं। सरकार कैसे बनेगी, कानून कैसे बनेंगे, व्यवस्था कैसे चलेगी, ये सब हार्डवेयर का हिस्सा है। ठीक है, तो ब्रिटेन मतलब सरकार का ढांचा। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर, यानी अमेरिका। इसके लिए हमारे नोट्स में ट्रिक है, अमेरिका दुनिया का डॉन पावर है। वो जज को हटा भी सकता है और अधिकार मांग भी सकता है। इसमें शक्ति और अधिकार की गंध आ रही है। बिल्कुल, अमेरिका से हमने सॉफ्टवेयर लिया,
यानी वो सिद्धांत जो इस हार्डवेयर को चलाते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इसमें सबसे जरूरी है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। ये हमारे संविधान का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बताता है कि ये हार्डवेयर क्या कर सकता है और क्या नहीं। और न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी। इसे अक्सर सुप्रीम कोर्ट की सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, संसद में बहुमत वाली सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के बोलने की आजादी छीन ले। न्यायिक पुनर्वलोकन वो शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट को कहती है, नहीं, ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, इसे रद्द किया जाता है। ये नागरिकों के लिए एक आखिरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यहीं से प्रेरित है, जो दिखाता है कि सर्वोच्च पद भी जवाबदेही से परे नहीं है। और ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। ये वो टूल है जो सीधे तौर पर इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो ब्रिटेन ने दी मशीन और अमेरिका ने दिया उसे चलाने का निर्देश और सुरक्षा कवच। ये एनालॉजी वाकई बहुत कारगर है। हाँ, ये चीजों को उनकी सही जगह पर रखने में मदद करती हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर सिर्फ एक डिब्बा है। एक ढांचा और अधिकार तो हो गए, लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए एक नैतिक दिशा की भी जरूरत होती है, एक विजन कि हम आखिर कैसा देश बनाना चाहते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये नैतिक दिशा हमें मिली आयरलैंड से, और इसके लिए भी हमारे नोट्स में एक मजेदार ट्रिक है। अरे यार, आयरलैंड, तेरी नीति बहुत अच्छी है। नीति से सीधा इशारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीएसपीपी की तरफ। बिल्कुल, लेकिन ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मौलिक अधिकार सरकार पर अंकुश लगाते हैं। वो बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, जबकि डीएसपीपी सरकार को दिशा दिखाते हैं। वो बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, आप इन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं। नीतियां बनाते समय इसका ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है। तो इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण की रक्षा। ये सब आदर्श डीपीएसपी से ही आते हैं। इसीलिए इन्हें संविधान की चेतना भी कहा जाता है। और हाँ, आयरलैंड से एक और चीज ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सीधे संसद तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार की नीतियां और कर्तव्य। लेकिन अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों का क्या? ये कहां से आए? कर्तव्यों का विचार रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया, और यहाँ की ट्रिक दोस्ती पर आधारित है। रूस दोस्त है और दोस्त का कर्तव्य है मदद करना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शुरू से नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। आपने सही पकड़ा। इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आपातकाल के दौरान इसके पीछे क्या कोई खास वजह थी? क्या ये एक तरह से अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश थी? आलोचक तो यही कहते हैं। तर्क ये दिया गया कि संविधान में नागरिकों के अधिकारों पर तो बहुत जोर है, लेकिन उनके कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं है। तो अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाने के लिए इन्हें शामिल किया गया है। लेकिन इसका समय यानी आपातकाल इसे हमेशा एक विवादास्पद मुद्दा बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि संविधान में हर बदलाव के पीछे एक राजनीतिक संदर्भ होता है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी चुनौती और खूबी की, इसकी विविधता। इतने सारे राज्य, भाषाएं, संस्कृतियां। यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी एक बड़ी पहेली रही होगी। इसे कैसे सुलझाया गया? बिल्कुल, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। यहाँ हमने 2 अलग-अलग मॉडल से प्रेरणा लेकर एक संतुलन बनाया। पहला मॉडल है कनाडा का, और इसके लिए ट्रिक है कनाडा इज इक्वल टू सेंटर, केंद्र। मतलब एक मजबूत केंद्र। लेकिन ऐसा क्यों? अमेरिका की तरह राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता क्यों नहीं दी गई? इसके पीछे विभाजन का दर्द और देश की एकता को लेकर गहरी चिंता थी। संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, जिसे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है।
देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र को जरूरी समझा गया। इसीलिए कनाडा के मॉडल को अपनाया गया, जहां केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है। और इसके व्यावहारिक उदाहरण क्या हैं? सबसे बड़ा उदाहरण है अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स, यानी वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, जैसे आज के समय में साइबर लॉ या स्पेस टेक्नोलॉजी। उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। साथ ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र ही करता है, जो केंद्र के एक एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये तो हुई पहेली का एक हिस्सा जो एकता पे जोर देता है। इसका दूसरा हिस्सा जो सहयोग की बात करता है, वो कहां से आया? वो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की क्रिकेट वाली ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई। क्रिकेट में हमेशा सेंटर पिच पर दोनों टीमें साथ खेलती हैं। हाँ, ये वाला मेरा भी पसंदीदा है। क्रिकेट और राजनीति, भारत के दो जुनून, एक ही ट्रिक में मिल जाते हैं। ये ट्रिक दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों को याद कराती है: समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, और संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। समवर्ती सूची यानी वो लिस्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा या जंगल। ये सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और अगर दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है, जो फिर से मजबूत केंद्र के सिद्धांत को दिखाता है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान तब काम आता है जब किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं ताकि गतिरोध टूट सके। हालांकि व्यवहार में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग 2 गुनी होती है। लेकिन फिर भी ये बातचीत और सुलह का एक रास्ता तो खुलता है। हाँ, ये गतिरोध को तोड़ने का एक संवैधानिक तरीका है। एक अच्छा संविधान सिर्फ सामान्य समय के लिए नहीं होता, वो संकट के समय और भविष्य के बदलावों के लिए भी तैयार रहता है। हमारे निर्माताओं ने इसे भविष्य के लिए कैसे तैयार किया? इसी सोच के साथ दो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। पहला, जर्मनी के वाइमर संविधान से, जो हमें आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति देता है। इसके लिए ट्रिक है, हिटलर ने सबके अधिकार जमा, फ्रीज। ये थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन शायद इसकी जरूरत भी है। तर्क ये है कि जब देश की सुरक्षा या अखंडता ही खतरे में हो तो व्यक्तिगत अधिकारों पर कुछ समय के लिए अंकुश लगाया जा सकता है। यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि माना गया। और दूसरा प्रावधान जो संविधान को लचीला बनाता है, वो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 में है। इसकी ट्रिक है, बार बार हारने के बाद टीम में संशोधन, अमेंडमेंट किया। और यही वो शक्ति है जो हमारे संविधान को समय के साथ बदलने और जीवंत बने रहने की ताकत देती है। इसके बिना हमारा संविधान एक जड़ दस्तावेज बनकर रह जाता। बिल्कुल। इसी शक्ति की वजह से जीएसटी जैसा बड़ा आर्थिक सुधार या 73rd और 74th संशोधन, जिससे पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हुई, संभव हो पाया। और आखिर में हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो महान आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द तो दुनिया भर में गूंजते हैं। ये फ्रांस की क्रांति की देन है। लेकिन हमारे नोट्स में एक और देश का जिक्र है, जापान। उसका योगदान छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया। तो कानून का शासन जो हमने ब्रिटेन से लिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें असल जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। कहती है कि सरकार भी मनमाना कानून नहीं बना सकती है। यानी सरकार सिर्फ ये कहकर किसी को जेल में नहीं डाल सकती कि कानून तो यही है। उसे ये भी साबित करना होगा कि जिस प्रक्रिया से वो कानून बना और लागू हुआ, वो पूरी तरह से निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत थी। ये क्या के साथ साथ कैसे पर भी जोर देता है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद, इस पूरी चर्चा के बाद, क्या हमें भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना चाहिए, जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं? मुझे तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, कतई नहीं। ये उधार का थैला नहीं, बल्कि एक विवेकपूर्ण चयन था, एक प्रूडेंट सिलेक्शन। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक विचारों की मधुमक्खी की तरह परिक्रमा की। हर फूल से रस लिया, लेकिन शहद अपने छत्ते में अपने तरीके से बनाया। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? सबसे बेहतरीन उदाहरण है संसदीय प्रणाली का। हमने इसे ब्रिटेन से लिया, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत होता है, यानी राजा या रानी।
हमने इसे गणतंत्र के साथ जोड़ा, जहां हमारा राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना हुआ होता है। हर विचार का भारतीयकरण किया गया। तो अंतिम विचार ये है कि असली ताकत सिर्फ मौलिकता में नहीं होती, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे विचारों को अपनाकर उन्हें अपने देश की जरूरतों के हिसाब से और बेहतर बनाने में है। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने तो अपने समय में दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ विचार चुन लिए। उन्होंने अपना काम बखूबी किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आज के भारत के लिए उसकी नई चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, डेटा प्राइवेसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए हमें दुनिया से कोई एक नया विचार या सिद्धांत अपनाना हो, तो वो क्या होगा और क्यों?